हाय बच्चों, वेलकम टू बिहार स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। जी, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर होता है जो भी पानी हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद जो पानी हमारा यूज़ हुआ हुआ जो पानी होता है वो क्या होता है? वही होता है वेस्ट वाटर। आगे देखते हैं। उसके अलावा हमने देखा था जी सीवेज क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले सीवेज क्या होता है? वही यूज्ड पानी, वही खराब पानी जो कि ड्रेन्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को कहते हैं सीवेज। और सीवेज ट्रीटमेंट क्या? उस पानी को ठीक करने को कहते हैं क्या? सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर जो कि हमारे घरों से या इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से या और बाकी सारी जगहों से निकलता है। इवन रेन वाटर भी जो स्ट्रीट पर इकट्ठा हो जाता है बारिश के दौरान, वो भी क्या होता है? सब सीवेज होता है। आगे देखते हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था जी, सीवेज वाटर में क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक ह्यूमन फीसेज, एनिमल फीसेज, ऑयल, यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। उसके अलावा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल। न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि विब्रो कोलेरा जो कि क्या करता है? कोलेरा करता है। साल्मोनेला पैराटाइफी जो कि करता है? टाइफॉइड करता है। और माइक्रोब्स भी होते हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स जो क्या करते हैं? डिसेंट्री करते हैं जी। उसके अलावा हमने पढ़ा था वाटर की, हमने जर्नी देखी थी। पता सीवर्स और सेवरेज। सीवर्स और सेवरेज क्या होते हैं? बहुत सारे पाइप जो घर में फिटिंग के लिए लगते हैं, जैसे कि छोटे बड़े पाइप होते हैं बहुत सारे, वो सारे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। यानी घरों में जो फिटिंग होता है वो सारे मिलकर एक नेटवर्क की तरह बनाते हैं, उसको कहते हैं हम सीवर्स। ठीक है। और बहुत सारे घरों के या बिल्डिंग्स के या किसी भी जगह के पाइप्स एक जगह आकर मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेवरेज। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से देखा था जी। सबसे पहले उसमें हमने देखा था कि हमने पानी लिया था एक जार में 3/4 उसको भरकर हमने उसमें डाले थे डर्टी ऑर्गेनिक मैटर, जस्ट लाइक ऑरेंज पील डाली थी, ग्रास डाली थी, डिटर्जेंट डाला था, इंक डाली थी, सारी चीज़ें हमने उसको डालकर शेक करके 2 दिन के लिए सनलाइट में रखा था। फिर सनलाइट में रखने के बाद उसमें क्या हो गया था? उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी थी। फिर हमने उसका थोड़ा सा सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में लिया था, तो हमने हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का नाम रखा था, क्या नाम रखा था हमने? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का नाम रखा था हमारी बिफोर ट्रीटमेंट। बिफोर ट्रीटमेंट। फिर हमने क्या करा था उस टेस्ट ट्यूब में? फिर हमने लगाया था एरेटर, यानी एरेटर लगाकर हमने उसकी सारी स्मेल ख़त्म कर दी थी। तो फिर उस नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में जब हमने उस सैंपल को लिया था तो उस सैंपल का नाम था, उस टेस्ट ट्यूब का नाम था आफ्टर एरेशन। आफ्टर एरेशन। फिर उसके बाद क्या करा था हमने? वाटर को फिल्टर करा था। वाटर को फिल्टर कैसे करा था जी? हमने एक फ़नल ली थी, फ़नल में क्या लगाया था हमने? फ़िल्टर पेपर। और फिर उसमें हमने ग्रास और पेबल्स डाले थे। फिर हमने उसके थ्रू पानी को डाला था एक अलग जार में, तो वो हमने क्या करा था? पानी को फ़िल्टर। और हमने कब तक फ़िल्टर करा था? जब तक हमें बिल्कुल क्लियर वाटर नहीं मिलता था, जब तक हमने उसको फ़िल्टर किया था। फिर हमें फाइनली क्या मिल गया था? हमारा फ़िल्टर वाटर। तो हमने थर्ड सैंपल में जब हमने उसे लिया, यानी थर्ड टेस्ट ट्यूब में, तो उसका नाम हमने रखा था फ़िल्टर्ड। फिर उसके बाद क्या करा था? नेक्स्ट हमने करा था उस पानी में हमने क्लोरीन की टेबलेट डाली थी। क्लोरीन की टेबलेट, ताकि उसका कलर ख़त्म हो जाए। क्लोरीन की टेबलेट किसने डाली थी? ताकि जो वाटर है उसका गंदा कलर ख़त्म हो जाए। फिर उस फोर्थ सैंपल को, यानी फोर्थ टेस्ट ट्यूब में जो हमने वो सैंपल लिया था उसका नाम था क्लोरीनेटेड। क्या था? क्लोरीनेटेड जी। कल हमने यहीं तक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 का नेक्स्ट टॉपिक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी WWTP। जो वेस्ट वाटर होता है, यानी जो पानी वेस्ट हो जाता है, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको किस तरह से ठीक किया जाता है, उसको किस तरह से साफ़ पानी बनाया जाता है। समुद्र या नदियों में जाने से पहले उसको किस तरह से साफ़ किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका नाम है WWTP। आगे देखते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस जी। जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें 3 प्रोसेस आते हैं। कौन कौन से? फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। विच रिमूव, जो क्या रिमूव करते हैं? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेमिनेट्स द वाटर। जो कि क्या रिमूव करते हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर को रिमूव करते हैं, जो कि पानी को गंदा बनाते हैं। यानी कि फिजिकल मैटर, जैसे कि जो भी फिजिकल चीज़ें पानी में पड़ी हुई होती हैं, जैसे लाइक कैंस वगैरह होती हैं, रेपर वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें रिमूव की जाती हैं फिजिकल प्रोसेस से। उसके बाद जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं हमारे पानी में, वो कैसे रिमूव किए जाते हैं?
केमिकल मैटर केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, बायोलॉजिकल मैटर होते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, तो ये कैसे रिमूव किए जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। जी चलिए देखते हैं हम क्या ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, यानी वेस्ट वाटर को किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है क्लीन वाटर बनाने के लिए। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रो बार स्क्रीन्स। जी जो वेस्ट वाटर होता है, मान लीजिए जो ड्रेन से वेस्ट वाटर निकलता है पाइप वगैरह से, हमारे घरों में, बिल्डिंग्स में, हर जगह पर यूज़ हुआ या फिर ऐसे कचरा वचरा उसमें जो भी कुछ होता है, जो वेस्ट वाटर निकलता है, उस वेस्ट वाटर को सबसे पहले पास किया जाता है कहाँ से, बार स्क्रीन से। यानी जो नालों वालों में भी जो पानी वानी होता है उसमें कितना कूड़ा उड़ा होता है, ये सारा पानी सबसे पहले जब इसको ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है ये, तो सबसे पहले हम इसे कैसे पास करते हैं, बार स्क्रीन्स क्या होती हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। इसमें जो भी बड़ा बड़ा कूड़ा होता है पानी में, जैसे कि किसी चीज़ के रैक्स हैं, स्टिक्स हैं, प्लास्टिक के पैकेट हैं, कैन है, नैपकिन है, ये सारी चीज़ें रिमूव्ड होती हैं। बार स्क्रीन होती कैसी, देखो यहाँ हमें दे रखी है फिगर में, ये इस तरह से जाली की तरह बनी हुई है। यहाँ से जब वाटर जाएगा तो वाटर तो आगे निकल जाएगा, जो भी बड़ा बड़ा कूड़ा है वो यहीं पर रुक जाएगा। इन्हीं को क्या कहते हैं, बार स्क्रीन। यानी वाटर से सबसे पहले जो भी बड़ा बड़ा कूड़ा होता है वो रिमूव किया जाता है बार स्क्रीन की हेल्प से। अब हमारे पास कैसा पानी है जिसमें कोई भी बड़ा कूड़ा नहीं है। जी पॉइंट 2 देखते हैं क्या है, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। फिर वाटर कहाँ जाता है, वाटर जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। जी वाटर फिर कहाँ जाता है, वाटर जाता है सैंड और ग्रिट रिमूवल टैंक, यानी कि ऐसे टैंक में जहाँ पर रेता और पत्थर वगैरह, कंकड़ वगैरह ये चीज़ें रिमूव की जाती हैं। कैसे रिमूव होती हैं, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। ये जो टैंक होते हैं, यानी जो ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अगर पानी की स्पीड स्लो हो जाती है, जब पानी की स्पीड स्लो हो जाती है तो जो भी पानी में प्रेजेंट रेत होती है या फिर पत्थर वगैरह होते हैं, जो भी कंकड़ वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और जो ऊपर रहता है वो साफ़ पानी हो जाता है। जी ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमें ऐसा पानी मिल गया है जिसमें ना कोई कूड़ा है ना कोई रेत वगैरह है। जी आगे देखते हैं, द वाटर इज़ देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज़ स्लोप्ड डाउन इन द मिडल। फिर वाटर को एक ऐसे टैंक में लेकर जाया जा सकता है, एक बहुत बड़े टैंक में लेकर जाते हैं जो कैसा होता है, स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडल, जो कि बीच में की तरफ को स्लोप होता है, यानी बीच में की तरफ को झुका हुआ होता है, हर तरफ से स्लोप बना हुआ होता है, बीच में की तरफ को एक ऐसे बहुत बड़े टैंक में वाटर जाता है। सॉलिड्स लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम। सॉलिड्स जैसे कि फीसेस वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, उस बॉटम में। फीसेस क्या जाते हैं आप लोग, पॉटी वगैरह जो होती हैं, ये भी जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, ये सब क्या होती हैं, ये जाकर वहाँ पर ज़मीन, मतलब बॉटम जो बीच में को स्लोप होता है, जो बॉटम होता है उसका, वहाँ पर जाकर सब ये सेटल हो जाती हैं एंड आर रिमूव्ड विद, और फिर रिमूव्ड कर दी जाती हैं बाय अ स्क्रैपर। फिर स्क्रैपर से ये रिमूव्ड हो जाती हैं। दिस इज़ द स्लज। जी अब देखो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा टैंक था, उसमें पानी था, बीच में की तरफ को क्या था, स्लोप। अब जब बीच में को स्लोप था, उसके बॉटम में क्या हो गई, सारी सॉलिड फीसेस वगैरह आकर इकट्ठी हो गई। वो जो सब इकट्ठी हो गई हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्लज। क्या कहते हैं, स्लज। अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड गैस। और उसी में एक होता है स्कीमर क्या करता है, जो भी फ्लोटेबल यानी कि तैरती हुई चीज़ें होती है, जैसे कि ऑयल होता है, पानी के ऊपर ऑयल तैर रहा होता है, ग्रीस वगैरह तैर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देता है। यानी ऑयल और ग्रीस को कौन ख़त्म करता है, स्कीमर ख़त्म करता है। वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। फिर जो हमें वो साफ़ पानी मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लैरिफाइड वाटर। जी अब तक क्या क्या हुआ है, सबसे पहले हमने जो बड़ा बड़ा कूड़ा था हमने वो हटा दिया पानी से बार स्क्रीन की हेल्प से। उसके बाद उसमें जो भी पेबल्स या सैंड वगैरह थी, यानी रेत और पत्थर वगैरह जो थे, वो हमने हटा दिए सेकंड स्टेप में, वो भी क्लीन हो गए थे। अब थर्ड स्टेप में जो भी सॉलिड फीसेस वगैरह थी वो हमने हटा दी और वो नीचे इकट्ठी हो गई और क्या बन गई, स्लज। यानी अब हमें कैसा पानी मिल गया है, हमारा क्लियर वाटर। अभी हमें यानी जो वाटर मिला है वो कैसा है, क्लैरिफाइड वाटर है। आगे देखते हैं, द स्लज इज़ ट्रांसफर टू द सेपरेट टैंक। और जो स्लज जो इकट्ठा हुआ था ये एक दूसरे टैंक में को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, जहाँ पर ये
इसको कौन डिकम्पोज कर देता है, इसको कौन ख़त्म कर देता है, एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देता है। द बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड, और बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो स्लज था वो हमने एक दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र करा और उस दूसरे टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया ने उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। अभी इस प्रोसेस में क्या बन जाती है, यानी कि स्लज को एनारोबिक बैक्टीरिया ने जो डिकम्पोज करा, इस प्रोसेस में हमें मिल जाती है हमारी बायोगैस। क्या, बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है और फिर उसको एज अ फ्यूल या टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4। अब तक हमने 3 स्टेप्स हमारे देख लिए हैं, अब आया हमारा 4th स्टेप। एयर इज़ पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। फिर क्या होता है, जो हमारा क्लैरिफाइड वाटर होता है उसमें एयर पंप की जाती है, यानी एयर का ट्रांसफ़र करा जाता है। अभी हमने हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या कहते हैं एयर के ट्रांसफ़र को, क्या कहते हैं, एरेशन, यानी कि एरेशन किया जाता है और उसमें एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। यानी जो हमारा क्लैरिफाइड वाटर है उसमें फिर क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेन इन द वाटर। जो बैक्टीरिया होता है वो क्या कर लेता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है या फिर फूड का वेस्ट होता है, सोप वगैरह होते हैं या कुछ भी अनवांटेड मैटर जो बचा हुआ होता है क्लैरिफाइड वाटर में, बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर लेता है, यानी उसको कंज्यूम यानी कि उसको ले लेता है, उसको खा जाता है। आगे देखते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों बाद, द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। फिर कुछ घंटों बाद क्या होता है, जो भी माइक्रोब्स वगैरह थे, यानी ये जो भी हमने इसमें माइक्रोब्स डाले थे या उसमें भी जो खुद वाटर में भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं सारे। कुछ घंटों बाद सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो बचता है वो क्या होता है, क्लियर वाटर। देन द वाटर इज़ देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से क्लियर वाटर रिमूव कर दिया जाता है और जो बचता है नीचे माइक्रोब्स वगैरह जो बचते हैं वो क्या होते हैं, द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउ। वो क्या बचते हैं, वो होते हैं एक्टिवेटेड स्लज। जैसे जब हमारा सॉलिड पीसेस वगैरह बच रहेंगी तो वो क्या था, स्लज। अब इस बार माइक्रोब्स नीचे बैठ गए हैं, वो बच रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज। द एक्टिवेटेड स्लज इज 97% ऑफ वाटर। जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो 97% वाटर ही होता है उसमें भी। द वाटर इज रिमूव बाय सैंड ड्राइंग बीड्स और मशीन्स। जो वाटर होता है वो मशीन्स के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है उससे। ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। और जो ड्राइड स्लज बचता है वो एज अ मैन्योर यूज़ होता है या ऑर्गेनिक मैटर की तरह यूज़ होता है या फिर सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। द ट्रीटेड वाटर हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। जो ट्रीटेड वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम ऑर्गेनिक मटेरियल, सस्पेंडेड मैटर, यानी कि जो हमने वाटर हमारा बना लिया है ट्रीटमेंट के बाद जो हमें वाटर मिला है क्लियर वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा कम कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या फिर कोई भी और मैटर उसमें नहीं, बहुत कम होता है। ठीक है। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू अ सी। जब पहले पानी था तो वो कितना ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर था, कितनी ज़्यादा गंदगी थी, कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड था, पर अब जो ये हमारे पास पानी है ये उससे बहुत ज़्यादा कम गंदा है, बहुत ज़्यादा कम क्या बोलते हैं इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, बहुत ज़्यादा कम सस्पेंडेड मैटर है इसमें, यानी जो भी चीज़ें डाली गई थी पानी में गंदगी वगैरह वो सब अब इसमें बहुत कम है। तो अब ये वाटर क्या करता है, इसको छोड़ दिया जाता है समुद्र में या फिर नदी में या फिर किसी भी या फिर कहीं अंडरग्राउंड में इसको छोड़ दिया जाता है जहाँ पानी जाता है। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर। और जो नेचर होता है यानी प्रकृति इसको खुद और ज़्यादा साफ़ करके हम लोग फिर उसे यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी, अभी हमने आपको बताया जो ये वाटर होता है ये सी वगैरह में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पर कभी कभी अगर ज़रूरत होती है तो इसमें क्लोरीन या ओजीन नाम के 2 केमिकल डाल दिए जाते हैं। मतलब समुद्र में या नदी में छोड़ने से पहले या ज़मीन के अंदर छोड़ने से पहले इसमें 2 केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिनका नाम है क्लोरीन एंड ओजोन। जब ज़रूरत होती है सिर्फ जब ही डालते हैं इसको। जी, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा बिकम एन एक्टिव सिटीज़न। सबको एक एक्टिव सिटीज़न बनना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसमें। वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यानी वेस्ट को जनरेट करना तो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का, यानी वेस्ट बनाना तो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटी का। हम कुछ भी काम करें उसमें वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा। बट वी कैन लिमिट द, पर हम क्या कर सकते हैं, एक हद तक वेस्ट जनरेट करना चाहिए, हमें एक लिमिट तक करना चाहिए।
लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट, यानी किस तरह का वेस्ट बना रहे हैं, हमें उस पर लिमिट रखनी चाहिए। एंड द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, और कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लिमिटेड कर सकते हैं। कैसे? ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल, जो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इन इज़ डिस्गस्टिंग, जो ओपन ड्रेन्स होते हैं यानी जो खुले हुए पाइप होते हैं घरों के बाहर या किसी भी जगह के बाहर, वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा गंदे और डिस्गस्टिंग होते हैं। द सिचुएशन वर्सन्स इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, और ये सिचुएशन और ज़्यादा गंदी हो जाती है बरसात में जब जो ड्रेन्स होते हैं वो ओवरफ्लो करने लगते हैं। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स, हमें क्या करना पड़ता है? रोड पर ऐसे मिट्टी के दलदल सी बन जाती है जिससे हमें उस गंदगी से हमें गुजरना पड़ता है। मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल, बहुत ज़्यादा गंदी और अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस वहाँ पर हो जाती हैं। फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट, और वहाँ पर फ्लाइज और मॉस्किटो बनते हैं और नए। यू कैन बी enlightened citizen and approach the municipality of the gram panchayat, insist that you open drains be covered, यानी कि आप अपने जो खुले हुए ड्रेन्स हैं आप उनको क्या कर सकते हैं? कवर्ड करके रख सकते हैं। इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, अगर जो मतलब सीवेज है यानी कि जो पाइप वगैरह से जो गंदगी निकल रही है, अगर वो किसी घर पर, आपके पड़ोस में किसी घर पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है उन सीवेज पर, यू शुड रिक्वेस्ट दैम टू मोर कंसिडर अबाउट अदर्स हेल्थ, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि इसको क्लीन करें। उसके अलावा देखते हैं आगे है हमारा टॉपिक बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि हमें घर में भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारा पानी गंदा ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल क्या? वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट एट देयर सोर्स इज टू सी व्हाट यू आर रियलाइजिंग डाउन द ड्रेन। जी, एक तरीका ये भी है कि जो पॉल्यूटेंट है और जो वाटर का वेस्ट है वो हम कम कर सकते हैं। कैसे? जो हमारे घर के बाहर ड्रेन में से जो पानी निकल रहा है अगर वो इतना गंदा ना निकले तो, यानी कि हम पहले ही एहतियात करके इतना गंदा पानी इसमें ना छोड़ें, हम अपने ड्रेन्स को साफ़ रखें। तो देखिए कैसे? कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, जो कुकिंग ऑयल होते हैं यानी ऑयल वगैरह जो होता है या जो फैट वगैरह होता है वो हम ड्रेन में ना जाने दें, यानी हमारे पाइप वगैरह में ना जाने दें। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स, वो क्या करते हैं? पाइप को हार्ड करते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर, और जो फैट वगैरह होता है हमारे किसी भी चीज़ में, किचन में जो हम पाइप्स में जाने देते हैं वो क्या करता है? सॉइल की इफेक्टिवनेस ख़त्म करता है, सॉइल के अंदर के पोर्स को कम करता है, उसकी इफेक्टिवनेस को ख़त्म करता है, और फिर जो सॉइल होती है वो वाटर को सही से फिल्टर नहीं कर पाती है। थ्रो ऑयल एंड फैट इन द डस्टबिन, जो ऑयल और फैट जो किचन में होते हैं वो हमें कहाँ फेंकनी चाहिए? वो हमें फेंकनी चाहिए डस्टबिन में। जी, आगे देखते हैं। उसके अलावा chemicals like paints, solvents, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain। जैसे कि केमिकल्स होते हैं, पेंट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, मोटर ऑयल होते हैं यानी गाड़ियों के ऑयल होते हैं, मेडिसिन होती हैं, ये सब क्या करती हैं? जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं, उन माइक्रोब्स को जाकर ये मार देते हैं। सो डू नॉट थ्रो डैम डाउन द ड्रेन, सो हमें इन चीज़ों को भी हमारे पाइप वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। यूज्ड टी लीव्स, यानी कि यूज़ की हुई चाय की पत्ती। सॉलिड फूड रिमेन्स, फूड में जो भी सॉलिड चीज़ें बचती हैं हमारी, सॉफ्ट टॉयज़ एंड कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन डस्टबिन, ये सब हमें कहीं में फेंकनी चाहिए? डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, कहाँ? पानी में नहीं फेंकनी चाहिए। दीज वेस्ट चोक द ड्रेन्स, ये सारे वेस्ट क्या कर देते हैं? ड्रेन्स को चोक यानी ड्रेन्स को बंद कर देंगे। जब हम ये सारी चीज़, अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ हमारे ड्रेन्स में पाइप वगैरह में फेंकेंगे तो ये क्या कर देंगे? ड्रेन्स को बंद कर देंगे। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, इनकी वजह से ऑक्सीजन का फ्लो भी नहीं हो पाएगा ड्रेन्स में। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन प्रोसेस हो जाएगा। जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैनिटेशन एंड डिजीज़। सैनिटेशन एंड डिजीज़ यानी कि साफ़ सफाई और बीमारियां किस तरह से रिलेटेड एक दूसरे से चले पड़ते हैं। पुअर सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर कॉज द लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़, यानी गंदगी और ख़राब पानी
इससे क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़, बीमारियां होती हैं। लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री। अगर हम अपनी कंट्री में भी देखें, अ वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सेवरेज फैसिलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पर अभी तक सेवरेज फैसिलिटी नहीं है, यानी पाइप वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स, तो उन्हें मतलब रिलीफ कहाँ से मिले, यानी सेवरेज, यानी कि बहुत सारे जो सीवर्स होते हैं वो एक जगह अगर कहाँ मिलते हैं तो उस जगह उसको कहते हैं सेवरेज, यानी कि बहुत सारी जगहों पर आज तक सेवरेज की फैसिलिटी भी नहीं है। आगे देखते हैं। A very large fraction of our pupil defecates in open, on dry riverbeds, on railway track, near field and many times directly in water। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग आज तक क्या करते हैं, खुले में पॉटी करते हैं, यानी खुले में शौच करते हैं, पॉटी करते हैं, जो भी करते हैं, यानी कि कहाँ करते हैं, ड्राई रिवर बेड यानी सूखी हुई तालाबों पर करते हैं, रेलवे यानी कि रेलवे ट्रैक पटरी पर करते हैं, किसी खेत के पास करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है, काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि पानी में ही कर देते हैं। यानी आज तक भी हमारे इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, ओपन यानी कि खुले में पॉटी करते हैं। कहाँ करते हैं, यहाँ तक कि डायरेक्टली पानी में भी करते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ हेल्थ डिजार्ड, और ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, जो पॉटी होती है, ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब ये पानी में मिलकर, कहीं भी मिलकर जब वो इसको यूज़ करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा क्या करती है, उसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इट में कॉज वाटर पॉल्यूशन, जब इस तरह खुले में पॉटी करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। बोथ द सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, ऊपर का सरफेस का पानी भी, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी कैसा हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स। जो ग्राउंड वाटर होता है वो सोर्स होता है, यानी पानी पीने की सोर्स होता है। जो वेल्स होते हैं उसमें से ट्यूबवेल होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, और बहुत सारी नदियाँ होती हैं जहाँ से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वही यूज़ किया जाता है। Thus it becomes the most common route for waterborne disease। सो यही सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से क्या होती हैं, वाटर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। दे इंक्लूड, क्या कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं इस तरह से, कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मैग्नीटाइटिस, हेपेटाइटिस, डिजेंट्री, ये सारी डिजीज़ होती हैं। कैसे होती हैं, इसी पॉल्यूटेड वाटर से। चलिए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। To improve sanitation, low cost on-site sewage disposal system are being encouraged। यानी कि साफ़ सफाई को बढ़ाने के लिए कुछ तरह के सेवेज सिस्टमों को बढ़ावा दिया गया है। एग्जाम्पल हैं जैसे कि सेप्टिक टैंक्स, जिसको कहते हैं हम लोग संडास, यानी जिन जगहों पर सीवेज सिस्टम नहीं है वहाँ पर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट और कंपोस्टिंग पिट्स, ये चीज़ें एनकरेज की गई हैं, यानी कि ये चीज़ें बनाई गई हैं। सेप्टिक टैंक्स आर सुइटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर वर नो सीवेज सिस्टम, जहाँ पर सेवरेज सिस्टम नहीं है वहाँ के लिए सेप्टिक टैंक्स होते हैं। यानी जहाँ पर सेवरेज सिस्टम नहीं है वहाँ पर क्या यूज़ करनी चाहिए, वहाँ पर सेपरेट टैंक्स यूज़ करने चाहिए फॉर हॉस्पिटल्स, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और अ क्लस्टर 4 to 5 हाउसेज। हॉस्पिटल के लिए या बिल्डिंग्स जो मर्ज होती हैं उसके लिए, या फिर 4 से 5 घर अगर जुड़े हुए हों उसके लिए। आगे देखते हैं, सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी क्या की है, ऑफ़र की है। दीज टॉयलेट्स, यानी एक तरह की साफ़ सफाई रखने के लिए एक हाइजीनिक डिस्पोजल टेक्नोलॉजी का ऑफ़र दिया है। क्या होता है इनमें, दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, इन टॉयलेट्स को स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि साफ़ सफाई की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। जो एक्सक्रीटा यानी कि जो एक्सक्रीटा जो निकलता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, वो डायरेक्ट कवर्ड ड्रेन्स में जाता है। और वो कवर्ड ड्रेन्स कहाँ जा रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं डायरेक्ट बायोगैस प्लांट में। द बायोगैस प्रोड्यूस यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर जो वो बायोगैस में जा रहे होते हैं बायोगैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया क्या, यानी कि ऐसे टेक्नोलॉजी निकाली गई है साफ़ सफाई के लिए ताकि जो जब एक्सक्रीटर निकलता है तो वो डायरेक्ट फ्लैश से, यानी कि वो डायरेक्ट सीट से, टॉयलेट सीट से कहाँ जाता है, डायरेक्ट कवर्ड ड्रेन्स में, यानी कि ऐसे ड्रेन्स में जो कवर्ड हुए हुए हैं उन ड्रेन्स में से डायरेक्ट होता हुआ कहाँ जाता है, बायोगैस प्लांट में जाता है। और बायोगैस प्लांट क्या कर देता है, बायोगैस बना देता है, और बायोगैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती है। जी देखते हैं हमारा नेक्स्ट और
लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पर सैनिटेशन किस तरह से, यानी साफ़ सफाई पब्लिक प्लेस पर कैसे की जाए। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियडिकली। हमारी कंट्री में मेले वगैरह लगते रहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम। बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स आर वेरी बिजी प्लेसेस। उसके अलावा एक तो फेयर्स जो लगते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पीपल होते हैं। उसके अलावा जो रेलवे स्टेशंस होते हैं, बस डिपोट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं और हॉस्पिटल होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पर भी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट दैम डेली। थाउजेंड से ज़्यादा लोग वहाँ पर डेली जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, इसलिए बहुत ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली अदरवाइज epidemics could break out. It must be disposed of properly otherwise epidemics could break out. इसको बहुत सही तरीके से डिस्पोज होना चाहिए, यानी इतनी बड़ी जो जगहें होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वेस्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। वो जो इतना बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, एपिडेमिक हो जाएगा, यानी कि कोई बहुत बड़ी बीमारी फैल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। The government has laid down certain standards for sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced. गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सैनिटेशन निकाले हैं पर अनफॉर्चुनेटली वो फोर्स यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया गया है लोगों को वो फॉलो करने के लिए, यानी कि लोग वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। उसके अलावा देखते हैं हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। हम सबको सैनिटेशन करनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर, यानी कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, हमें कहीं पर भी लिटर यानी कि ऐसे पॉटी नहीं करनी चाहिए कहीं पर भी। इज़ देयर नो डस्टबिन इन द साइट, अगर कोई डस्टबिन आपके आसपास नहीं है, वी शुड कैरी द लिटर होम, हमें लिटर को अपने घर पर लेकर जाकर डस्टबिन में फेंकना चाहिए। कंक्लूजन देखते हैं चलिए। वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ और स्वस्थ रखें। यू मस्ट रियलाइज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट। आप सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अपने एनवायरनमेंट को, अपने वाटर को क्लीन रखना हम सबकी ही ज़िम्मेदारी है, वरना कौन बीमार होगा, कोई और बीमार नहीं होगा, हम ही लोग बीमार होंगे अगर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ। एक गुड सैनिटेशन यानी कि बहुत अच्छी साफ़ सफाई की हमें आदत बना लेनी चाहिए अपनी। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिवेटिव विल मेक ग्रेट डिफरेंस। अगर कोई एक इंडिविजुअल भी ऐसा करेगा तो उसे देखकर और करेंगे, इसी तरह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इन्फ्लुएंस अदर्स विद योर एनर्जी आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म। अपनी एनर्जी से, अपने आइडिया से दूसरे लोगों को भी एनकरेज करो एक अच्छे सैनिटेशन के लिए, यानी साफ़ सफाई के लिए, अपने एनवायरनमेंट की, अपने वाटर की, अपनी हर चीज़ की। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर। अगर लोग एक साथ काम करेंगे तो बहुत बड़ा चेंज हम लोग ला सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावर बना लेते हैं, यानी सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो हम लोग एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जी, तो आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन इफ़ अगर अच्छे से चैप्टर समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।